ऑलराइट जी, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क किस तरह से वर्क करता है। हम अपनी रियल टाइम प्रॉब्लम्स को किस तरह से मैप कर सकते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग आपको काफ़ी डेवलप हो चुकी होगी न्यूरल नेटवर्क की। अब देखते हैं कि हमारी जो रियल प्रॉब्लम है किस तरह से हम एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जो हम कह सकते हैं कि वैल्यूज़ इनपुट लेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करेगा बाय यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डिमांड प्रिडिक्शन। अगर आपके पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिस पे आपने टी शर्ट्स की हम एग्जांपल लेते हैं जिसको सेल करना है। यहाँ पे एक मैपिंग है डिमांड की और प्राइस की। प्राइस को हम हॉरिजेंटल एक्सिस के ऊपर मैप कर रहे हैं और डिमांड को हम मैप कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। अच्छा, ये जो प्राइस एंड डिमांड का एक चार्ट है ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस जो है वो आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। एंड इवेंचुअली अगर प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लैटन हो जाता है, कर्व बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है तो डिमांड जो है वो ज़ीरो पे आ जाएगी। अब इस प्रॉब्लम को जिसमें हम प्राइस इनपुट देंगे अपने न्यूरल नेटवर्क को और उसके अकॉर्डिंग वो हमें बताएगा कि डिमांड उसकी कितनी होगी, प्रिडिक्ट करेगा। तो ये अगर हमने ऑटोमेटिकली एक ऑटोमेटिक्स करना है, इसको ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना है तो किस तरह से वर्क करेगा कि हम अपना ए टू बी की मैपिंग, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में कि जिसमें हमने एक एग्जांपल भी देखी थी कि अगर हम एरिया इन स्क्वायर फीट देते हैं अपने मॉडल को तो वो प्रेडिक्ट करके बता देगा कि उसकी प्राइस कितनी होगी। यहाँ हमने कार्स सेलिंग एंड बाइंग की एग्जांपल देखी थी कि कार्स के फीचर्स अगर एज अ ए आप इनपुट देते हो मॉडल को, चाहे वो न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है या कोई भी और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वर्क कर रहा है, तो आपको प्रिडिक्ट कर दे के बता देगा कि उसकी प्राइस कितनी होगी। इसी तरह से एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ली है डिमांड प्रिडिक्शन की कि टी शर्ट्स हैं जिनको अगर सेल करना है उसकी प्राइस जो है वो सेट करनी है कि कितनी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से उसको हम एक ऐसा मॉडल न्यूरल नेटवर्क का क्रिएट करें जिस पे हम इनपुट प्राइस एंटर करें और वो हमें आउटपुट बता दें कि अगर हम प्राइस कम रखेंगे तो डिमांड कितनी होगी और प्राइस अगर हम ज़्यादा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड कितनी होगी। यानी कि प्राइस के यूनिट्स के अगेंस्ट डिमांड के यूनिट्स हमें प्रेडिक्ट करके बताएं। सो टीज़ की एग्जांपल के साथ डिमांड प्रेडिक्शन है जिसमें प्राइस ए आप मॉडल को इनपुट देंगे और डिमांड आउटपुट बी जो है वो जनरेट करके बता देगा। अब यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में ये जो सामने स्लाइड नज़र आ रही है इसमें येलो कलर का एक सर्कल है जो कि इनपुट वैल्यू ले रहा है और कुछ प्रेडिक्ट करके आउटपुट बता रहा है। सो न्यूरल नेटवर्क की लैंग्वेज में ये हमारा न्यूरॉन है, एक सिंगल न्यूरॉन है जो कि एक सिंगल इनपुट वैल्यू ए ले रहा है और उसके अकॉर्डिंग बी जो है वो आउटपुट करके दे रहा है। सो रियल टाइम प्रॉब्लम्स को भी आप इस तरह से, हमारी मैपिंग यही होती है कि हम इनपुट वैल्यूज़ न्यूरॉन को इनपुट देते हैं एज अ ए और ए टू बी मैपिंग के थ्रू वो बी हमें आउटपुट प्रेडिक्ट करके बता देता है। ट्रेनिंग में भी हम पहले यही करते हैं, सैम्पल डिफरेंट देते हैं, डिफरेंट प्राइसेस और आउटपुट डिमांड के लेबल्स उसे देते हैं न्यूरॉन को, सिंगल न्यूरॉन को, और उसके बाद मॉडल ट्रेन होने के बाद वो हमें प्रेडिक्ट करके रियल टाइम बता देता है कि इस हाउस की, इस कार की, इस मोबाइल की, इस लैपटॉप की या इस टी शर्ट की क्या डिमांड होगी, इस प्राइस के अकॉर्डिंग ये जो भी आउटपुट है वो क्या होगी। सो लाइक डिमांड प्रेडिक्शन आर्टिफिशियल न्यूरॉन है। यहाँ पे देखिए अगर फ्लैटन हो जाती है, प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो डिमांड जो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर डिमांड के ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे लाइक प्राइस है, प्राइस के अलावा जो है कस्टमर ये चेक करेगा कि उसकी शिपिंग कॉस्ट कितनी इसकी पड़ेगी। यानी कि ऑनलाइन आजकल आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे होंगे तो कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने के साथ दराज अगर आप करते हैं तो साथ में चेक किया जाता है कि उसकी शिपिंग कॉस्ट कितनी है। अगर शिपिंग कॉस्ट ज़ीरो हो तो हम ईज़िली जो है फ़ौरन उसको ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन अगर शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा हो तो फिर हमें दोबारा अपना डिसीजन रिवाइज़ करना पड़ता है कि हम ये प्रोडक्ट पिक करें या ना करें, क्योंकि प्राइस प्लस शिपिंग कॉस्ट जो है वो कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा जो फैक्टर डिमांड प्रिडिक्ट करने में रोल प्ले करते हैं उनमें मार्केटिंग आ जाती है। मार्केटिंग के कस्टमर प्रोडक्ट की लॉन्च से अवेयर भी है कि नहीं, उसको पता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, यानी उस तक आप पहुंच रहे हैं कस्टमर तक या नहीं पहुंच रहे, उसका अवेयरनेस है या नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में, इस जो चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर उसको अवेयरनेस होगी तो ही हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी। उसके बाद आ जाता है मटेरियल किस तरह का आप यूज़ करते हैं, अच्छा एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ करते हैं या लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपकी डिमांड प्रेडिक्शन के ऊपर, जिसमें प्राइस है, शिपिंग कॉस्ट है, मार्केटिंग की रेट है कि कितना आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और मटेरियल है कि मटेरियल कितना यूज़ करते हो। इसको अगर हमने न्यूरल नेटवर्क के थ्रू इन सारे फैक्टर्स को एज अ इनपुट ए दे के प्रेडिक्ट करवाना हो कि डिमांड कितनी होगी आउटपुट टी शर्ट्स की मार्केट में,
तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये किस तरह से न्यूरॉन हमारा वर्क करेगा, न्यूरल नेटवर्क किस तरह से बनेगा। सबसे पहले देखें कि अगर हम प्राइस और शिपिंग कॉस्ट देखते हैं, जिससे कस्टमर जो है वो चेक करेगा कि इसके लिए ये चीज़ अफोर्डेबल भी है या नहीं है। कि सेम प्राइस अगर 400 है टी शर्ट की, या 500 है या 700 है, और उसके साथ 300 शिपिंग कॉस्ट है, तो वो कस्टमर कहेगा कि 1000 मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, इसकी वजह बेहतर है कि मैं कोई और टी शर्ट चूज़ कर लूँ। तो प्राइस अगर लो होगी और शिपिंग कॉस्ट भी कम होगी तो कस्टमर के लिए वो अफोर्डेबल होगी। अफोर्डेबिलिटी की बेसिस पे वो उस चीज़ को ऑर्डर करेगा या नहीं करेगा। सो यहाँ पे जो पहला हमारा न्यूरॉन बनेगा वो इनपुट लेगा प्राइस एंड शिपिंग कॉस्ट को, और एज अ आउटपुट जनरेट करेगा कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी को। नेक्स्ट कस्टमर की अवेयरनेस है कि कस्टमर को पता है या नहीं पता इस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो मार्केटिंग एज अ इनपुट वैल्यूज़ लेगा, और उसके बाद वो जनरेट क्या करेगा, अवेयरनेस का लेवल क्या है कस्टमर के लिए। पहली चीज़ प्राइस एंड शिपिंग कॉस्ट के बेसिस पे पहला न्यूरॉन इनपुट लेगा और अफोर्डेबिलिटी एज अ आउटपुट देगा। उसके बाद मार्केटिंग एज अ इनपुट लेगा और अवेयरनेस जो है वो जनरेट करेगा। नेक्स्ट तीसरा जो है वो कस्टमर के लिए परसीव्ड क्वालिटी मटेरियल की क्या है, अच्छी है बुरी है, अवेयरनेस उसको है, मार्केटिंग उसकी हुई है चीज़ की नहीं। तो इसके लिए परसीव्ड क्वालिटी जो तीसरा आउटपुट है, उसके लिए जो इनपुट जाएगी वो प्राइस देखें आ रही है, मार्केटिंग एंड मटेरियल। प्राइस क्या है, कम है, लो है, मीडियम है, मार्केटिंग कितनी हुई है, कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंची है या नहीं पहुंची, और मटेरियल किस किस्म का यूज़ हुआ है। इन तीन चीज़ों की बेसिस पे इनपुट लेके जो न्यूरॉन आउटपुट जनरेट करेगा वो होगा परसीव्ड क्वालिटी। ठीक है जी। अब प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, मार्केटिंग एंड मटेरियल की बेसिस पे फर्स्ट जो लेयर थी न्यूरॉन्स की, उसने जनरेट किया अफोर्डेबिलिटी कस्टमर के लिए, अवेयरनेस और परसीव्ड क्वालिटी ऑफ टी शर्ट। अब ये तीन चीज़ें इनपुट लेके नेक्स्ट जो न्यूरॉन है येलो, ये तीनों इनपुट लेगा और जनरेट करेगा कि उसकी डिमांड इन सारे फैक्टर्स की बेसिस पे क्या होगी। इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी डिमांड ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा रियल टाइम प्रॉब्लम को हम मैप कर सकते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क के ऊपर, कि प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, मार्केटिंग और मटेरियल जो है एज अ ए टू बी मैपिंग अगर हम देखें तो ये ए, और इसकी बेसिस पे जो मैपिंग होगी डिमांड बी, वो जनरेट आउटपुट होगा। तो न्यूरल नेटवर्क इस तरह से वर्क करता है। हमें नहीं पता कि इन बिटवीन लेयर्स में क्या हो रहा है, हम सिंपली ए वैल्यू सारे फैक्टर्स उसको प्रोवाइड कर देते हैं न्यूरल नेटवर्क को, और हमें न्यूरल नेटवर्क जो है वो बी एज अ आउटपुट जनरेट करके बता देता है। सो ये इसकी वर्किंग है रियल टाइम। कोई भी डाटा सेट, जिस आप वेल अवेयर हैं कि डाटा सेट क्या होता है, डाटा सेट डाउनलोड करते हैं, ये रियल टाइम अपना डाटा सेट लेबल करते हैं, मॉडल को वो देते हैं। मॉडल न्यूरल नेटवर्क उसकी लेयर्स इस तरह से खुद से जनरेट करके ऑटोमेटिकली आपको डिमांड या जो भी आपके आउटपुट है लेबल वो शो करवा देता है, प्रिडिक्ट करवा देता है। सो इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट हो सकता है आज रात तक ही मैं अपलोड कर दूँ वेका की ट्रेनिंग है, किस तरह से डाटा सेट लेके रियल टाइम है तो आप मॉडल को ट्रेन करवा के प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। तो इजी चीज़ है, मुश्किल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बस आपको ऑलरेडी हो चुकी है न्यूरल नेटवर्क की। उसकी मैपिंग है कि रियल टाइम प्रॉब्लम्स के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो किसकी मैपिंग किस तरह से करके आप आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, एक ऑटोमेट कर सकते हैं सिस्टम को, ऑटोमेटिक सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है जी। ए टू बी मैपिंग है। अगेन स्लाइड में वही चीज़ यहाँ पे शो की गई है कि प्राइस, शिपिंग कॉस्ट एंड मार्केटिंग एंड मटेरियल की बेसिस पे अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस एंड परसीव क्वालिटी जनरेट होती है, और उनकी बेसिस पे वो डिमांड जो है वो ए टू बी मैपिंग के थ्रू जनरेट होती है। ठीक है जी। हो सकता है इसके अलावा जो हमने पहला न्यूरल मॉडल बनाया है उसके अलावा हो सकता है कि एक न्यूरॉन के ऊपर प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, मार्केटिंग और मटेरियल सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हों, और दूसरा जो सेकंड न्यूरॉन जो अवेयरनेस जनरेट कर रहा है उसमें भी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हों। तो इसलिए उनको कनेक्ट किया है बाय एरो के थ्रू कि ये चीज़ें इस न्यूरॉन के साथ कनेक्ट हो रही हैं, इसकी बेसिस पे वो इनपुट ले रही हैं और आउटपुट जनरेट करेंगी। ठीक है जो ऑटोमेट मॉडल है। ठीक है जी। जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे हमारे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड हैं। प्राइस इनपुट दे रहा है फर्स्ट न्यूरॉन को, शिपिंग कॉस्ट, मार्केटिंग, मटेरियल, ये सारे फर्स्ट न्यूरॉन को भी इनपुट दे रहे हैं, सेकंड को भी और थर्ड को भी। और ये तीनों जो ब्लू न्यूरॉन्स हैं ये आउटपुट जनरेट कर रहे हैं येलो के साथ, जो कि हमारा फाइनल लेबल है, डिमांड है, ए टू बी प्रेडिक्शन। आई होप कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो आपको आई ही होगी। ठीक है जी। ये थी एक सिंपल ई कॉमर्स की वेबसाइट की बेसिस के ऊपर किस तरह से जनरेट कर सकता है डिमांड प्रेडिक्शन में, कि इनपुट आप देते हैं और वो आउटपुट आपको दे देता है। अब सेकंड एक एग्जांपल हम लेते हैं, थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल, जिसमें फेस रिकग्निशन सिस्टम है
कि किस तरह से फेस रिकग्निशन सिस्टम वर्क करता है बाय यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के। फेस रिकग्निशन सिस्टम, हाउ इट वर्क्स विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। फेस रिकग्निशन सिस्टम में इनपुट हमारी डेटा सेट जो होगा वो हमारा टेबुलर फॉर्म में, जिस तरह से प्रीवियस एग्जांपल में था, प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, मार्केटिंग और क्वालिटी के हिसाब से था, वो नहीं होगा, बल्कि फेस रिकग्निशन में हमारा जो इनपुट डेटा होता है वो एक इमेजेस के फॉर्म में होता है। और इमेज रियल ह्यूमन आई से अगर हम देखें तो इमेज जो है वो एक इमेज के फीचर्स हमें नज़र आते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कंप्यूटर के लिए हर एक इमेज पिक्सल्स की फॉर्म में होता है, जो कि और हर एक पिक्सल जो है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है जो कि शो कर रही होती है उसके कलर को। यानी कि ब्लैक एंड वाइट इमेज होगा तो उसका 0 और 1 की फॉर्म में आउटपुट आएगा, और अगर एक कलर इमेज है तो वो इसकी सारे की सारी मैपिंग जो है 0 to 65 to 55 की पिक्सल्स के दरमियान में होगी। ठीक है जी, यहाँ पे देखेंगे फेस रिकग्निशन सिस्टम है, तो फेस रिकग्निशन सिस्टम में सारे के सारा जो इमेज है वो स्प्लिट हुआ होता है पिक्सल्स इन अ फॉर्म ऑफ इसकी डिफरेंट यानी कि वैल्यूज़ के थ्रू। यानी कि कलर इमेज है तो ये पिक्सल्स में सब 100 by 100 या 1000 by 1000 पिक्सल्स की अगर इमेज है तो ये स्प्लिट हुआ होगा। कंप्यूटर के लिए सारे के सारे नंबर्स हैं। नंबर्स किस तरह से हैं, ये कलर के हिसाब से वो शो कर रहा है कि यहाँ पे कलर जो है वो डार्कर है, ये लाइटर है, ये ब्लैक है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू के हिसाब से ये वर्क करता है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू 3 कलर्स हैं जो बेसिक कलर्स हैं, प्राइमरी कलर्स हैं, जो कि मिलके बनाते हैं एक पूरे इमेज को फॉर्मुलेट करते हैं। सो इन की बेसिस पे एक इमेज जो है वो इमेज कन्वर्ट होता है नंबर्स में, पिक्सल्स में, और वो सारे पिक्सल जो है वो न्यूरॉन को एज अ इनपुट दिए जाते हैं। यानी कि एक पूरे इमेज के अगर 1000 by 1000 पिक्सल्स का एक इमेज है तो वो 1000 by 1000 यानी कि 1 मिलियन इनपुट इमेज एक पिक्सल से आएंगे न्यूरॉन को, जो कि उस एक इमेज को रिकग्नाइज़ करने के लिए यूज़ होंगे। इसलिए अगर एक डेटा सेट आप देते हैं 100 इमेजेस का, तो वो सारे पहले उस मॉडल को आप देंगे, मॉडल उनके बेसिस पे ट्रेन होगा, और उसके बाद वो उस फेस की बेसिस पे, उस पिक्सल्स की बेसिस पे आपको आउटपुट जनरेट करके बताएगा कि ये किस तरह से ये वही फेस है या डिफरेंट फेस है। फेस को रिकग्नाइज़ करके बताएगा। सी अगर हमारे पास 1000 by 1000 का ब्लैक एंड वाइट इमेज है तो वो 1 मिलियन उसके पिक्सल जनरेट होंगे, जो कि न्यूरॉन को एज अ इनपुट दिए जाएंगे। इंटरनल लेयर्स की प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट जो है वो फेस रिकग्नाइज़ करके येस और नो की फॉर्म में बताएगा कि ये सिमिलर फेस है या डिफरेंट फेस है। और इस तरह से अगर ये कलर इमेज है तो उसमें रेड, ग्रीन एंड ब्लू 3 उसकी बिट्स अलहदा से आएंगे, तो 3 मिलियन इनपुट पिक्सल्स आएंगे जो कि वर्क करती हैं उस एक फेस को रिकग्नाइज़ करने के लिए। ठीक है जी, इसी तरह से होता है कि सारे की जिस तरह से एक डिफरेंट इमेज आ जाता है जिसमें थोड़ा लाइट का थोड़ा फ़र्क हो, या ग्लासेस आपने लगाए हों, या बियर्ड के साथ हो, तो उसमें वो पिक्सल्स को कंपेयर करता है कि कितने % थ्रेशोल्ड हमारा 60 और 70% और 50% वो सेम इमेज के साथ पिक्सल्स मैच कर रहे होते हैं, तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये सेम वही पर्सन है। अदरवाइज़ थ्रेशोल्ड यहाँ पे इस तरह से वर्क करता है। ठीक है जी, सबसे पहले जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वो एजेस को डिटेक्ट करता है। ठीक है जी, एजेस को डिटेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो है वो लोब्स को डिटेक्ट करता है। लोब्स यानी कि वो एरियाज़ जो हमारे फेस से थोड़े से बाहर को निकले होते हैं, जैसे लाइक लिप्स हैं, नोज़ हैं, आइज़ हैं, आईब्रोज़ हैं हमारी, उनको डिटेक्ट करता है। और उसके बाद पूरे के पूरे इमेज को, फेस को रिकग्नाइज़ करके बताता है, आउटपुट जनरेट करता है कि ये सिमिलर पर्सन है या डिफरेंट पर्सन है। सो दिस इज़ हाउ A to B मैपिंग फॉर ए फेस रिकग्निशन, जिस तरह से हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क किसी भी डेटा सेट के साथ खुद को ट्रेन करता है और उसके बाद प्रेडिक्शन करता है।